तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देख पाते हैं जो कि कल्टीवेशन में बिजी था और अब हमें जियांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी इनकारनेशन के साथ फाइट कर रहा था। जियांग कह रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने अभी तक इस पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं किया, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा तभी जाकर मैं इसे हरा सकता हूँ। इधर उस इनकारनेशन ने जियांग पर कई सारे स्लैशेस रिलीज किए जिसे जियांग अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए काउंटर कर रहा था। दरअसल जियांग यहाँ पर ड्रैगन बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना चाहता है, लेकिन अभी भी वो उस टेक्निक को मास्टर करने से काफी ज्यादा दूर था और उतने में वहाँ मौजूद वाटर फ्लो ने तुरंत ही उसे जकड़ लिया। तब तक उसका इनकारनेशन उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, लेकिन जियांग ने समय रहते उस वाटर फ्लो को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया। वेल उस इनकारनेशन को भी समझ आ गया था कि जियांग इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला, तो उस इनकारनेशन ने अपने मल्टीपल फॉर्म क्रिएट कर लिए और अब उस सारे फॉर्म्स वन बाय वन करते हुए जियांग पर अटैक करने लगे। इधर जियांग भी अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। वेल जियांग के माइंड स्पेस में जो कुछ भी चल रहा था उसका उसकी बॉडी पर काफी खतरनाक असर होने लगा। उसकी बॉडी से हम बहुत ही भयानक एनर्जी को रिलीज होता हुआ देख पाते हैं। जियांग कह रहा था कि ब्लैक ड्रैगन की ब्लड लस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उस ब्लैक ड्रैगन का इवल ब्लड मुझे अंदर से कंज्यूम कर रहा है, मुझे कुछ भी करके इस ब्लड पर अपना डोमिनेंस साबित करना होगा, वरना मैं कभी इसकी चुंगल से आजाद नहीं हो सकता। अगर मैं अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाया तो फिर मैं एंसेस्टर शी को कभी हरा नहीं सकता और उस ईवल बंदे को मारना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आगे चलकर वो न जाने कितने ही सारे मासूमों की बलि चढ़ा देगा। इधर माइंड स्पेस में जियांग के फॉर्म ने उन इनकारनेशन को हरा दिया था और अब जैसे ही जियांग की डिवाइन एबिलिटी डीएक्टिवेट हो गई, वहाँ के वाटर फ्लो ने उसे जकड़ लिया। साथ ही साथ उस सारे इनकारनेशन दोबारा से उठकर खड़े हो गए। वेल यहाँ पर जियांग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए जैसे तैसे खुद को आजाद कर चुका, मगर तब तक उस इनकारनेशन ने एंसेस्टर शी का फॉर्म ले लिया और अब उन सारे फॉर्म्स ने अपने डिमोनिक हैंड आगे बढ़ाते हुए जियांग को जकड़ना शुरू किया। वो सभी फॉर्म उससे कह रहे थे कि तुम मेरे हो, तुम कभी भी मुझ पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना है इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। और इस तरह से जियांग पूरी तरह से उन ईवल हैंड्स के चंगुल में फंस चुका था और फाइनली उसने अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर खुद को आजाद कर लिया। साथ ही जियांग अब कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। दरअसल जियांग अपनी प्रोग्रेस को लेकर काफी ज्यादा खुश है। उस मिस्टीरियस फेरी ने जियांग को जो टेक्निक सिखाई थी वो उसके लिए फायदेमंद साबित हो गई। सिर्फ एक दिन ही कल्टीवेट करके जियांग को ऐसा फील हो रहा था मानो कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हो। उसकी पावर अब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई, लेकिन इस कल्टीवेशन की वजह से जियांग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। इसलिए वो वहीं पर लाई डाउन करते हुए कहने लगा कि मेरे पास अभी भी वक्त है, मैं एंसेस्टर शी को जरूर से हरा दूंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एंसेस्टर शी को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए फेरी जू पहुंच गई थी। एंसेस्टर शी उससे कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम जियांग और लियोजिन को पहले से ही जानती थी, फॉर द फर्स्ट टाइम तुम ही उन दोनों को बटरफ्लाई सेक्ट में लेके आई थी। तो मुझे बताओ 3 महीनों के बाद उन चारों में जो मुकाबला होगा उसके लिए वो लोग एक्साइटेड होंगे या फिर पैनिक हो जाएंगे? आफ्टर ऑल वो एक लाइफ एंड डेथ बैटल है। अब ये सुनते साथ ही फेरी जू भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो कह रही थी कि एंसेस्टर मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही, जिस पर एंसेस्टर शी उसे समझाने लगा कि ऑफ कोर्स 3 महीनों बाद यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मुकाबला होगा, जो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा वही इस मुकाबले का विनर होगा और साथ ही उसे ही सरवाइव करने का मौका मिलेगा। वही शख्स मेरा सारा ब्लैक ड्रैगन ब्लड इनहेरिट करेगा। मैं उस पर्सन को पावरफुल बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो। चलो बताओ तुम अचानक से मुझसे मिलने क्यों आई थी? तो फेरीजू तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करते हुए उसे बताने लगी कि हाल ही में आपके लियो क्लैन पर अटैक हुआ है और मुझे पता चला कि पूरे के पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया। इसके पीछे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का ही हाथ होगा। लियो क्लैन में एक भी बंदा सरवाइव नहीं कर पाया, उन सभी को काफी ब्रूटली मारा गया है। जिस पर एंसेस्टर शी कह रहा था कि हाँ बिल्कुल मेरे क्लैन के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन इसमें ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की कोई गलती नहीं, सबसे पहला हमने ही उन पर हमला किया था, तो उन्हें अब कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा उतारना पड़ेगा। इस दुनिया का यही तो कानून है, करेगा कोई और भरेगा कोई और। तुम यूँ समझ लो कि ब्लैक ड्रैगन इनहेरिटेंस टेक्निक के लिए हमने भारी कीमत अदा की। वेल ये सारी बातें सुनकर फेरी जू थोड़ी सी सरप्राइज थी। वो एंसेस्टर से कहती कि आपको तो लियो क्लैन के वाइप आउट होने के बारे में सब कुछ पता था, वैसे आपका लियो क्लैन पूरी तरह से तबाह हुआ। अब आपके बस 2 ही डिसेंडेंट जिंदा बचे हैं, लियो जियांग और लियोजिन। यही दोनों आगे चलकर आपकी लियो फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ऊपर से आप चाहते हो कि वो दोनों लाइफ एंड डेथ बैटल
बैटल में पार्टिसिपेट करे। अगर उस मुकाबले में वो दोनों मारे गए तो लियो फैमिली की ब्लड लाइन यहीं पर फिनिश हो जाएगी। अब फेरी जू की इस बात से एंसेस्टर शी काफी ज्यादा भड़क गया। वो तो अपने डिमोनिक हैंड से सीधे उसे चोक करना शुरू कर देता है और फेरी जू भी खुद को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही थी। एंसेस्टर उससे कहता है कि तुम तो मेरे क्लैन को कर्स कर रही हो, तुम चाहती हो कि मेरा क्लैन पूरी तरह से तबाह हो जाए। और फिर फेरी जू को काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद फाइनली एंसेस्टर ने उसे रिलीज किया। वो उससे कहता है कि एक बात कभी भी मत भूलना, लाइफ एंड डेथ की पावर मेरे हाथ में है। इस मुकाबले में कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला भी मैं खुद करूंगा। जाओ उन चारों को यहाँ पर बुला लाओ, मुझे भी उनके साथ कुछ बात करनी है। अब फेरी जू एंसेस्टर के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो मायूस होकर वहाँ से चली गई। दरअसल एंसेस्टर काफी ज्यादा सेल्फिश था। इसने अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए न जाने कितने ही सारे लोगों को मार दिया था और इसी वजह से लियो क्लैन के वाइप आउट होने से भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और अब थोड़ी देर में एंसेस्टर के तीनों डिसाइपल्स उससे मिलने पहुंच गए। वो लोग आते साथ ही एंसेस्टर के सामने ग्रीट करने लगे। तो एंसेस्टर उनसे कहने लगा कि अभी भी एक बंदे का आना बाकी है, एक बार उसे आने दो और फिर मैं अपनी बात रखूंगा। और अब थोड़ी देर में जियांग वहाँ पर पहुंच जाता है। लियोजिन तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। साथ ही दूसरे डिसाइपल कहने लगे कि पिछली बार तो जियांग ने ड्रैगन ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो फिर इसने अचानक से अपने डिसीजन को कैसे बदल दिया। और अब जियांग के वहाँ आते साथ ही एंसेस्टर शी इन चारों से कहने लगा कि मैं तुम सभी की पावर्स को महसूस कर सकता हूँ, शायद ब्लैक ड्रैगन ब्लड तुम पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। वेल यहाँ पर लियोजिन काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जियांग ने उसे ब्लैक ड्रैगन ब्लड के बारे में क्यों नहीं बताया। और तभी एंसेस्टर शी इन चारों से कहने लगा कि आज से ठीक 3 महीने बाद टियानबियान केव के अंदर एक फाइट होगी और ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल है जिसमें तुम चारों को पार्टिसिपेट करना होगा। अब ये सुनते साथ ही लियोजिन और जियांग काफी ज्यादा शॉक हो गए। साथ ही जियांग को फेरी जू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक सीक्रेट डील हुई थी और फेरी जू ने डील करते वक्त लाइफ एंड डेथ बैटल का कोई जिक्र नहीं किया था। इसलिए जियांग को ऐसा फील हुआ कि फेरी जू ने उसे धोखा दिया है। और उतने में एक बंदा कहने लगा कि मेरे ख्याल से ब्लैक ड्रैगन ब्लड की ट्रेनिंग काफी ज्यादा ब्रूटल है। साथ ही उसका दोस्त जियांग से कहने लगा कि तुम्हारी आंखों से ही पता चलता कि तुम ऑलरेडी कई सारे लोगों को मार चुके हो। जिस पर जियांग कह रहा था ना, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं, मुझे मासूमों को मारना पसंद नहीं आता, लेकिन अगर सामने वाला ईवल हो तो मैं उसे बिना पछतावे के खत्म कर दूंगा। एंसेस्टर शी ने देखा कि इन दोनों के दरमियान तो माहौल बन चुका है, इसलिए वो कहने लगा कि चलो मुझे तो बस इस मुकाबले के बारे में बताया था, अब तुम लोग जाकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और अब वहाँ से बाहर आने के बाद लियोजिन जियांग से कहने लगी कि पहला तो तुमने ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करने से मना किया था, तुम्हारी माइंड में तुम्हारा एक क्लियर गोल है और तुम हमेशा उसी पर टिके रहते हो, तो फिर तुमने ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करने से मना क्यों किया था? तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि ड्रैगन ब्लड को हासिल करना यानी पावरफुल बनने का शॉर्टकट था, लेकिन पहला तुमने इसके लिए मना किया और बाद में उसी ब्लड को कंज्यूम किया। जिस पर जियांग कहता है कि तुम यूँ समझ लो कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिस पर लियोजिन कह रही थी कि अब तुम भी लाइफ एंड डेथ बैटल में पार्टिसिपेट करोगे, यानी कि हम दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुमने ड्रैगन ब्लड कंज्यूम किया था तो फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अगर आज एंसेस्टर हमें उस मुकाबले के बारे में ना बताते तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे पास भी ब्लैक ड्रैगन का ब्लड है। और फिर 3 महीनों के बाद तुम मेरे पास आकर मुझे बताते कि माफ करना लियोजिन, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। वेल यहाँ पर लियोजिन जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि जियांग उसके साथ कोई बात शेयर नहीं करता, जबकि लियोजिन तो उसे अपने दिल की हर एक बात बताती आ रही थी। तो जियांग उसे समझाने लगा कि यहाँ पर बस लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड स्टोरी है जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर सिचुएशन वाकई मेरे हाथ में होती तो हम दोनों कभी भी इस मुसीबत में ना फंसते। और उतने में उनका दोस्त गाओपिंग वहाँ पर पहुँच गया। ये दोनों भी गाओपिंग की इस अचानक से किए हुए विजिट की वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए। साथ ही गाओपिंग भी काफी ज्यादा मायूस था। तो जियांग उससे पूछता है कि मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या हुआ है। तो गाओपिंग ने मायूस होकर लियोजिन के हाथ में एक ब्रोकन सोर्ड थमा ली। लियोजिन तुरंत ही पहचान
जान लेती है कि ये तो उसके फादर की सोड थी। वो तुरंत ही गाओ पिंग से पूछने लगी कि बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या, तुम्हारे पास मेरे फादर की सोड कैसे आ गई। तो गाओ पिंग उसे बताने लगा कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने अचानक से ही तुम्हारे क्लैन पर हमला किया था। उनके रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को उन्होंने मार दिया। ये अटैक अचानक हुआ था जिसके चलते लियो क्लैन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे फादर ने टाउन को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सामने वो कमजोर पड़ गए और फाइनली ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के एल्डर ने लियो क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद लियो जिन को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसने एक ही पल में अपना सब कुछ खो दिया। उसके फादर, उसके क्लैन के एंसेस्टर और न जाने कितने ही सारे मासूम लोग खून की बलि चढ़ गए। वहीं पर जियांग भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगा कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के वेंडिंग ने ये हमला किया होगा। इधर लियो जिन के दिल में बदले की आग दहक रही थी। वो गाओ पिंग से कहती है कि मैं अपने क्लैन का बदला जरूर लूंगी। वहीं पर जियांग उसे समझाने लगा कि शायद क्लैन में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होंगे, हो सकता है कि हम उन्हें बचा ले। मगर लियो जिन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि हमारे लियो क्लैन को मार दिया गया, लेकिन तुम्हें इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। इससे ये बात साबित होती है कि तुम लियो क्लैन के मेंबर नहीं हो। तुमने शुरू से ये बताया कि तुम लियो फैमिली के मेंबर हो, लेकिन हमारे लियो आइलैंड पर तुम्हें कोई भी नहीं जानता था। तुम हम सभी के लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन फिर भी हमने तुम पर भरोसा किया। खैर, समय के साथ तुम्हारा नकाब भी उतर गया। अब मुझे समझ आ चुका है कि हम दोनों तो शुरू से ही अजनबी थे। गलती मेरी है जो मैंने तुमसे उम्मीदें रखी, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 3 महीनों बाद जो लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, मैं उसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहती हूँ। लियो क्लैन को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे पावरफुल बनना ही पड़ेगा। तो उस मुकाबले में मैं सभी को हराने वाली हूँ और तुम भी मेरे ही हाथों मारे जाओगे। और इतना कहते साथ ही लियो जिन गुस्से में वहाँ से चली गई। यहाँ पर गाओ पिंग भी जियांग पर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि बताओ तुमने ऐसा क्या किया जो लियो जिन तुम पर इतनी ज्यादा नाराज हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते। जल्दी से लियो जिन को मना लो। उस बंदी ने हर बार तुम्हारी फिक्र की, उसके लिए तो तुम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। खैर, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लो। मैं अपने दोस्तों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। साथ ही गाओ पिंग ने उससे वादा किया कि वो अपने पेरेंट्स को लियो क्लैन में जरूर भेजेगा, ताकि अगर वहाँ पर कोई सर्वाइवर्स रहे तो ये लोग उन्हें बचा सकते हैं। जिसके बाद गाओ पिंग वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही जियांग भी लियो जिन को लेकर काफी ज्यादा मायूस था। वो चाहकर भी लियो जिन को सारी सच्चाई बता नहीं सकता और तब तक लियो जिन को यही लगेगा कि जियांग ने उसे धोखा दिया है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि फेरीजू दोबारा से जियांग से मिलने पहुंच गई। इस बार जियांग उस पर इतना भड़का हुआ था कि वो फेरीजू को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाता। उसने तो फेरीजू के वहाँ आते साथ ही उससे सवाल पूछने शुरू किए कि आपने मुझे लाइफ एंड डेथ मुकाबले के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर फेरीजू कहने लगी कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे, अब ये मत बोलो कि तुम्हें मौत से डर लगता। वैसे भी तुम ये मुकाबला जीतने वाले हो, तो दूसरों की मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर जियांग कहता है कि आप ये पहले से ही जानती थी कि मैं लियो जिन के साथ कभी भी लाइफ एंड डेथ मुकाबला नहीं करूंगा और इसी वजह से शायद आपने ये बात मुझसे छुपा के रखी। जिस पर फेरीजू कह रही थी कि शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे भी आज ही इस लाइफ एंड डेथ बैटल के बारे में पता चला। एंसेस्टर शी ने जानबूझकर ये बात मुझसे छुपा के रखी थी। साथ ही तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं उस एंसेस्टर शी को मारना चाहती हूँ और इस काम में तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, तो भला मैं तुम्हारी जान को खतरे में कैसे डाल सकती। खैर, मैं इसी के बारे में बात करने यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुकाबले में जीतते हो तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि लियो जिन मारी ना जाए। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि लियो जिन सेफ रहेगी। जिस पर जियांग कह रहा था कि शायद अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तो फेरीजू से बताती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। देखो, अगर लियो जिन मुकाबला जीतती भी है तो भी एंसेस्टर शी उसकी सोल पर कब्जा कर लेगा, और अगर वो मुकाबला हार भी गई तो भी अपने ओपोनेंट के हाथों मारी जाएगी। हर सिचुएशन में उसकी मौत तो कंफर्म है, और इसी वजह से अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता। मुझ पर भरोसा करो और हम दोनों मिलकर एंसेस्टर शी को मार देंगे। लियो जिन को बचाना है तो तुम्हें जीतना होगा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कल्टीवेशन पर फोकस करो, वरना
वरना वो दूसरे 2 डिसाइपल्स ही तुम्हें मार देंगे। और अब सीन शिफ्ट होकर हम लियो जिन को देख पाते जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं, उसने अपने क्लैन को तो खो दिया और साथ ही जियांग पर जो उसका ट्रस्ट था वो भी ब्रेक हो चुका। उसे अपने फादर की काफी ज्यादा याद आ रही थी। अगर उसे उनका बदला लेना है तो जिंदा रहना जरूरी था। साथ ही यहाँ पर हमें लियोजिन के फादर के साथ बिताए हुए पल दिखाए गए। उन्हें लियोजिन पर हमेशा प्राउड था। वो जानते थे कि लियोजिन ने उनके क्लैन का नाम आगे बढ़ाएगी। लियोजिन ने भी घर छोड़कर जाने से पहले उनसे वादा किया था कि वो अब पावरफुल बन के ही वापस लौटेगी। तो अब अपने फादर के खातिर उसे कुछ भी करके पावरफुल बनना ही था। इसलिए वो अपने फादर की सोड को अपने सामने रखते हुए कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। मगर उसके दिल में इतना कुछ चल रहा था कि वो शुरुआत में फोकस ही नहीं कर पा रही थी। अपनों को खोने के बाद तो कोई भी बंदा पूरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन लियोजिन काफी ज्यादा हिम्मत वाली है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुद को मातम मनाने का मौका भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके पास बस 3 महीनों का वक्त है। उसे कुछ भी करके इस लाइफ एंड डेथ बैटल में सरवाइव करना था। उसे तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि जियांग भी उसे बचाना चाहता है। और फॉर द फर्स्ट टाइम लियोजिन ने न जाने कितने ही दिनों तक कल्टिवेट किया। इस बार उसे कोई भी थॉट डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ जियांग भी कल्टिवेशन में बिजी था। उसे अपने अंदर ब्लैक ड्रैगन की ब्लड थर्स्ट महसूस होने लगी। तो जियांग को उस ब्लड पर अपना डोमिनेंस साबित करके उसे रिफाइन करना होगा। और अगर वो गलती से भी इसमें फेल हुआ तो ड्रैगन ब्लड उस पर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए जियांग को कंट्रोल करेगा। और अब हमें जियांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके आसपास काफी अजीब सी एनर्जी फ्लोट होने लगी। साथ ही साथ एंसेस्टर शी उसका नाम पुकार रहा था। तो जियांग कहता है कि अगर मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाया तो भला इस ब्लड पर अपना डोमिनेंस साबित कैसे करूंगा। आज तक न जाने कितने ही सारे किलर्स मेरे हाथों मौत के घाट उतर गए, तो मैं इस एंसेस्टर के सामने हार नहीं मानूंगा। और उतने में जियांग अपने माइंड स्पेस से बाहर आ गया। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से उस ब्लड को सप्रेस किया था और उतने में लियोजिन उससे मिलने पहुंच गई। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।